नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज हमारे अतिथि हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रारब्ध पर। प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम जी। दर्शकों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीता जो मानसून सत्र था सदन का, उसके आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल, ये 3 बिल पेश किए गए। यानी कि ये तीनों बिल अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो अंग्रेजों के समय का था, 18वीं 17वीं सदी का कानून था, उसकी जगह लेंगे। बहुत सारे कानून के जानकारों ने इस पर बात की है और ऐसा नहीं है कि ये बिल अचानक आ गया। 4 साल की मेहनत, लोगों से लंबे डिस्कशंस, एक्सपर्ट से लंबी राय, यह सब होने के बाद ये तीनों बिल पेश हैं। अब ये सदन की अस्थायी समिति को गए हैं, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से जब वो ये वापस आएगा तब इस पर वोटिंग होगी और यह असली कानून बन जाएगा, यानी यह परिवर्तन हो जाएगा। गौरव प्रधान जी से जरा हम ये समझने का प्रयास करेंगे आसान भाषा में, जिस स्टाइल के लिए, जिस तरीके के लिए और गुड़ से गुड़ बातों को बहुत सहज टानिक में और मीठा करके घोल देने वाले गौरव प्रधान जी, इस दुरूह और इतने ज्यादा कानूनी पेचों को कैसे सुलझाएंगे, ये अगले कुछ समय में जानना बड़ा रोचक रहेगा। गौरव जी, मैंने पहले ही कहा, बड़ा टेक्निकल जार्गन है, वकील साहब लोग काले काले कोट पहन के और दुनिया भर की इसकी व्याख्या करते रहे हैं, करेंगे और होता रहेगा। कुछ ने कहा कि साहब ये तो पूरा संविधान ही बदलने की तैयारी है। क्या है ये तीनों परिवर्तन, क्यों जरूरत पड़ी इनमें परिवर्तन की? पहला अविनाश भाई, पहले आपके दर्शकों को मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूं और बिल्कुल कान खोल के आप लोग सुन लीजिए कि मैं कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं। ये बात करना बिल्कुल, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं लॉजिकली बात को सोचता हूं, कॉमन सेंस लगाता हूं। मैंने एक बार एक बहुत वरिष्ठ वकील जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनसे मैंने पूछा था कि ये इतना टेक्निकल कैसे याद करते हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा था कि गौरव, लॉ टेक्निकल नहीं, लॉ को अगर कॉमन सेंस से समझोगे तो लॉ समझ में आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि कॉमन सेंस से समझो। अब आप इतिहास पे अगर चले जाएं तो 1800-1900 में ये कानून बने थे, जो सीआरपीसी, आईपीसी है और एविडेंस एक्ट है, और ये समय समय पर अमेंड होते रहे, एडिशन सब्ट्रैक्शन इनमें चलते रहे, विभिन्न सरकारों ने करा, लेकिन उनका मूल आत्मा जो लॉ की थी, वो मूल आत्मा हमेशा वहीं रही जब भारत की जनसंख्या 20-30 करोड़ के आसपास थी। जब क्राइम डिफाइन थे, इक्के दुक्के क्राइम होते थे, तब की चली आ रही है। लेकिन अब क्राइम का स्वरूप बदल गया है। क्राइम का स्वरूप टेक्निकली भी बदल गया है। भाई, आज की डेट में आपका सबसे बड़ा क्राइम क्या है? आपका सबसे बड़ा क्राइम ये है कि अगर मैं अविनाश की मॉब पिक्चर या वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दूं, तो अविनाश जिंदगी भर उसकी सफाई देते रहेंगे, लेकिन वो नहीं होगा। तो उन लोगों को सजा कैसे मिलेगी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनसे प्रताड़ित हैं। तो क्राइम की शक्ल बदल रही है, क्राइम करने के तरीके बदल रहे हैं, और चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, चाहे वो आदमियों का हो, चाहे वो औरतों का हो, मेल जेंडर हो, फीमेल जेंडर हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। कभी पहले आपने नहीं सुना होगा कि महिलाएं फेक केस करती थीं डिवोर्स के या उत्पीड़न के या किसी और के। आज के टाइम में वो बड़ा नॉर्मल हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड बड़ा नॉर्मल हो गया है, और उसमें वो क्राइम होते हैं वो। तो इसलिए इसको बदलने की जरूरत थी। लेकिन सवाल ये है, कानून अपने आप में कुछ नहीं होता। कानून के सप्लाई चेन में पुलिस भी आती है और अंततः जुडिशरी आती है।
जुडिशरी कानून के बेस पे जजमेंट देती है, जो कानून है। जुडिशरी अपने मन से जजमेंट नहीं देती है, जैसा कि बहुत बड़े बड़े धुरंधर लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं। जुडिशरी टेक्निकल पॉइंट पे, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया की एक सबसे बड़ी खामी ये है कि हम हेडलाइन पढ़ के डिसीजन ले लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं, जबकि कानून का असली स्वरूप जो जजमेंट है वो उसके 100-200 पन्नों में लिखा होता है, जो जिनका अध्ययन करना पड़ता है, जो अध्ययन मूलतः 99% लोग सोशल मीडिया पे नहीं करते हैं। तो जो 1800-1900 में जो कानून बने थे, जो अंग्रेजों ने बनाए थे, उनका मूल उद्देश्य था अंग्रेजी सल्तनत को एक प्रोटेक्शन देना। वहां आम आदमी का प्रोटेक्शन या आम आदमी के न्याय की बात नहीं थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजद्रोह का मामला। राजद्रोह का मामला ये था कि जो सिंहासन है उसके खिलाफ राजद्रोह को रोकने के लिए आप राजद्रोह का कानून लाए, और वही कानून आज तक चलता रहा। आज की समझ ये है कि आप जो, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप सरकार को कुछ बोलिए, आप नेता को कुछ बोलिए, आप जो भी सरकारें हैं उसके खिलाफ बोलने की आपकी आजादी है। लेकिन जहां आजादी नहीं है वो है, जो मैं हमेशा से, मेरे को पुराने लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैं कहता हूं कि ये देश का झंडा, देश की फौज और सनातन, ये अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहां पर कोई डिस्कशन नहीं है। मैं इन डिस्कशनों को, तो देश की जो संप्रभुता है उस पे डिस्कशन नहीं हो सकता। झंडा है उस पे डिस्कस, भाई मेरा मन है हरा ऊपर लगाऊंगा लाल नीचे लगाऊंगा, वो डिस्कशन पॉइंट नहीं है। झंडा है तो झंडा है, और भारत की फौज, उस पे आपकी टिप्पणी का कोई स्वागत नहीं है। नहीं है, तो बिल्कुल जो सही। नए कानून है उसमें पलट दिया गया। तो जब मैंने कहा कि 1800-1900 जब अंग्रेजों के कानून आए, तो अंग्रेजों के लिए राजद्रोह ज्यादा इंपॉर्टेंट था बनस्पत किसी की हत्या। अब अगर आज की बात करें तो आज दुनिया भर में, भारत की बात नहीं, दुनिया भर में सबसे कीमती दो चीजें क्या हैं? सबसे कीमती है आपकी जान, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, और दूसरी महिलाओं की इज्जत। ठीक है, जिनको बेअबरू करा जाता है। हमारे संविधान में जो अभी तक है, जो अभी तक हमारा सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह जो भी है, इसमें 302 धारा मर्डर की है, यानी मर्डर 302 नंबर पे आता है, ना कि पहले, और राजद्रोह पहले आता है। जबकि मानवता के आधार पे मर्डर और महिलाओं के साथ बदसलूकी पहले नंबर पे आनी चाहिए। बाकी सरकार के लिए आप क्या बोलते हो, पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप क्या बोलते हो, वो बात की चीज। मतलब अंग्रेजों के संविधान के हिसाब से, अंग्रेजों के लॉ के हिसाब से जेब कतरा भी 302 से मर्डर से ऊपर आता है। तो ये चीजें बदलने की जरूरत थी। अब सवाल ये है, और ये बात आज की नहीं है, ये मैंने 5 साल पहले अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था, मैंने उसको टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा है, जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे। मैंने लिखा था ये पूरा रिफॉर्म एक प्रोसेस है, जिसकी शुरुआत होगी आपके लॉ को अमेंड करने से। नया, अब मैंने उस वक्त अमेंड वर्ड यूज करा था, लेकिन सरकार हमेशा हम लोगों की सोच से 10 कदम आगे चलती है। तो सरकार ने पूरा का पूरा सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस बदल दिया। ठीक है ना? तो अब जो नए एविडेंस एक्ट है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें थी जिसको कोर्ट में प्रूफ नहीं माना जाता था, लेकिन डिजिटल एरा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सबूत है। आपकी ठीक बात। व्हाट्सएप चैट को नहीं मानते थे, लेकिन व्हाट्सएप चैट सबूत है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक महिला ने मेरे पे केस करा था, जिसपे मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि इन केसों का कोई सबूत नहीं होता है। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपना फोन जज साहब को दिया,
और मैंने कहा ये रही उनकी चैट, इस डेट से इस डेट के बीच की, आप स्क्रॉल करके खुद चैट पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर आपको लगे मैं दोषी हूं तो मुझे इसी वक्त जेल जाना चाहिए, मैं स्वीकार करूंगा। और अगर आपको लगता है चैट से मैं दोषी नहीं हूं तो मुझे इसी वक्त घर जाना चाहिए, लेकिन मैं बेल नहीं लूंगा। और जज साहब ने पढ़ने के बाद बोला कि यू आर ए ऑनरेबल मैन, आप घर जाइए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, नोबडी इज अलाउड टू इवन क्वेश्चन मी। तो ये जरूरत थी हमें संविधान को बदलने के लिए। लेकिन सवाल ये, इसके बाद क्या? ये तो शुरुआत है, इसके बाद क्या? अब इसके बाद मैं आपको बोलता हूं, आप सब लोग एक बात बोलते हैं पुलिस के बारे में, पुलिस फंक्शन नहीं कर रही। और जैसा मैं भी हमेशा बोलता हूं, द परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस डिपेंड अपॉन द लीडरशिप ऑफ दैट स्टेट। नो मतलब डाउट। आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस माफिया और गुंडों को संरक्षण देती थी, आज वो देश की सबसे अच्छी पुलिस की गिनती में गिनी जाती है। बदला क्या? लीडरशिप बदल गई। लेकिन तभी हम बात करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म की। जब हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं तो मुझे आप ये बताइए, लॉ पुलिस के हिसाब से काम करेगा या पुलिस लॉ के हिसाब से काम करेगी? सामान्य जो समझ कहती है वो लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को काम करना चाहिए, यानी पुलिस भी अगर इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है तो वो लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करेगी। इसीलिए पहले लॉ को चेंज करा गया, बाद में पुलिस रिफॉर्म आएगा। अब सवाल है, दूसरा जो पहलू है वो है जुडिशरी। जुडिशरी किस बात पे चलती है? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आपके पास 3 लेवल के कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट, ठीक है ना, लोअर कोर्ट हो गए, उससे हम करते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जितना एविडेंस वैलिडेशन, लोअर कोर्ट क्या करता है? एविडेंस इन्वेस्टिगेशन करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को देखता है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को रिफाइन करता है। मतलब मैं मोटे तौर पे बोल रहा हूं, मैं और ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा इसमें। लेकिन एविडेंस को इन्वेस्टिगेट कौन करता है? लोअर कोर्ट करता है ना, ठीक है। उसमें एक रीडिंग होती है एविडेंस की जो सुप्रीम कोर्ट काउंटर कर सकता है लेटर, लेकिन मूल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन तो आपका लोअर कोर्ट करेगा। बिल्कुल। जब आप और आपकी पुलिस पूर्ण रूप से जो ट्रेन करी जाती है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ट्रेन करी जाती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रेन नहीं करी जाती। भारत की कोई भी पुलिस एकेडमी, चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस एकेडमी हो, या लाल बहादुर शास्त्री हो गए की एकेडमी है, और जो बहुत सारी एकेडमीज हैं पुलिस की, इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं। हाँ, रिपोर्ट पढ़ना सिखा देते होंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं सिखाया जाता। तो आपकी पुलिस मूलतः लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए है, क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। करेक्ट? जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो हमें ऐसे लोग चाहिए पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन करें, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर हो। तो इसीलिए भारत में 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने फोरेंसिक का कोर्स शुरू करा है, जिसमें गांधीनगर की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर है, जहां फोरेंसिक में मास्टर्स तक लेवल तक का कोर्स होते हैं। और वहां जितने भी पुलिस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती है, और अर्धसैनिक बलों की और आर्मी के लोगों की भी ट्रेनिंग होती है इन्वेस्टिगेशन लेवल पे। तो आपका कोर्ट किस पे डिपेंडेंट है? करेक्ट इन्वेस्टिगेशन पे। जब तक करेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोर्ट जजमेंट कैसे देगा? तो अब आपको चेंज समझ में आ रही है। आपने पहले लॉ को ठीक करा, इसके बाद आने वाले वक्त में आप पुलिस रिफॉर्म करोगे, साथ में इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन उसमें ऐड करोगे, और लास्ट में जाके आपकी जुडिशरी रिफॉर्म होगी। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले दिन उसे पीएचडी नहीं दी जाती है, ठीक बात है। एबीसी से ही शुरू करता है वो। बिल्कुल ठीक बात।
बिल्कुल ठीक बात। और आप देखिए किस तरह से इसकी तैयारी है। 2019 में प्रधानमंत्री इसकी सबसे पहली बार चर्चा करते हैं, और उसके बाद जैसा मैंने पहले ही बताया, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट से, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, सारे हाई कोर्ट के जजेस, सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से इनकी भी राय ली। 4 साल तक व्यापक विमर्श चला। अच्छा, अब देखिए इसमें बदला क्या जा रहा है, जो आपने अभी बताया कि गुलामी के बहुत सारे शब्द इसमें हटा दिए गए हैं। पुराने कानूनों में गुलामी की निशानी के तौर पर भी जो शब्द थे, उनको हटा दिया गया है। जैसे पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम अभी तक था, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव ये अभी था, लंदन गैजेट, ज्यूरी, बैरिस्टर, लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट, हर मजेस्टी, बाय द प्रीवी काउंसिल के रेफरेंस को भी खत्म किया गया है। यानी गुलामी के तमाम चिन्हों को भी खत्म किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन तीनों बिलों का नाम, यानी तीनों कानूनों का नाम हिंदी में रखा गया है, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा नहीं है, अंग्रेजी में भी यही नाम रखे गए हैं। तो ये क्या अब सीधा देखा जाना चाहिए कि एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है किसी भी सुधार के लिए, और व्यापक सुधार के लिए, और वो भी लॉन्ग टर्म, तो ये उसकी शुरुआत है। और ये हमें अंततः जाके जुडिशियल रिफॉर्म के रूप में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये तो पहला स्टेप है। देखिए, अगर आप कोई घर बना बनाए घर में घुसते हैं, जब आपको दूसरा उसके ऊपर घर बनाना है तो पुराने घर को पूरा डिसमेंटल करते हैं आप, यहाँ तक कि जो उसकी नींव है उसको भी उखाड़ देते हैं। हम्म। फिर जमीन को समतल करके नई नींव डालते हैं, नया घर बनाते हैं। जितनी बार घर को अंदर से ऑल्टर किया जाता है, उसकी नींव और उसकी स्ट्रक्चर उतना ही कमजोर होता चला जाता है। भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर बिल्कुल कमजोर हो चुका है। इसको तो धीरे-धीरे चीज़ों को बदला जाएगा। अब जैसे बहुत सारे मित्रगण हैं जो ये बोलते हैं कि मोदी ने ये कानून नहीं हटाया, वो कानून नहीं हटाया। आप समझ ही नहीं रहे हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम किसी हम्म। कानून को ना हटा रहे हैं, ना जोड़ रहे हैं, हम पूरा कानून ही बदल रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर देखो, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट देखा जाए तो किसी भी राज्य को या राष्ट्र को चलाने के लिए उसकी नींव है। तो बिल्कुल। अभी ये नींव डाली गई है। इस नींव के ऊपर बहुत सारे कानून आएंगे बाद में, चाहे वो आपका महिला रिलेटेड कानून हो, चाहे वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस का कानून हो, या और जो भी आपके डिवोर्स लॉज हैं, और दुनिया भर की और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन नींव तो आपकी एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी रहेगी। तो बिल्कुल सही बात। आप अभी नींव को बदल रहे हैं, और जब नींव बदलेंगे, इसके ऊपर जो नया ढांचा खड़ा होगा कानूनों का, जिसमें हर तरह के कानून आएंगे, सिविल भी आएंगे, क्रिमिनल भी आएंगे, क्योंकि सिविल कहीं ना कहीं जाके क्रिमिनल से मिल जाता है, या हम्म। क्रिमिनल भी कहीं ना कहीं चल के सिविल से मिल जाता है। लेकिन जब तक आपकी, अब मान लीजिए एविडेंस, मैं एविडेंस एक्ट को चेंज नहीं करता। यानी आज जो आपका व्हाट्सएप डिस्कशन है, जो आपका और जो सोशल मीडिया पे है, या जो आपका डिजिटल एरा में है, अब हमारे पास एआई है। एआई का धूम मचनी शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में क्रिमिनल इसको भी यूज करेंगे कि भाई आपकी मॉब पिक्चर बनाएंगे, आपकी मॉब वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद आपको बदनाम करा जाएगा, आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे, या आपको आपको फोर्स करा जाएगा कि आप सुसाइड कर लें। तो ये कानून बदलने जरूरी है अब। जब, और ये कानून ऐसे तो है नहीं कि केवल क्रिमिनल एक्ट, मतलब दुश्मनी के अंदाज से करा जाए। क्या ये कोई पति अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकता, या कोई पत्नी अपने हम्म। पति के लिए नहीं कर सकती, या दोनों में से कोई भी जिसके बाहर रिश्ते हैं, वो दूसरे से अपना रिश्ता छुड़वाने के लिए इन चीजों का सहारा नहीं ले सकता। तो ठीक एविडेंस बात। एक्ट मूल आधार बना नहीं बना। बिल्कुल ठीक बात।
तो जब तक आप मूल आधार को नहीं बदलेंगे, आप कौन सा रिफॉर्म कर सकते हैं? और ये चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। जिस चीज को आपने 75 साल से पानी दे दे के रोज सींचा है, वो एक दिन और 4 महीने या 4 साल में नहीं बदल सकती। आपको ये पीरियड कम से कम 10 साल लेके चलना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, यहाँ आपने दो बातें तो बड़ी महत्वपूर्ण पहले ही बता दी। आपने बताया कि साहब देखिए, इन पुराने कानूनों में किसी व्यक्ति की हत्या यानी 302 नंबर पे आता है, तो प्राथमिकता उससे पता चलती थी। अब यहाँ पे जो सेडिशन लॉ है उसको लेके, जैसे आपने कहा ना कि लोग जो है ब्रेकिंग जो ऊपर लिखा रहता है उसको लेके उड़ जाते हैं, तो ये बात सही है। जब ये बिल पेश हुआ और जैसे ही ये बात निकल के आई कि सेडिशन जो चार्जेस हैं उसको खत्म कर दिया है, सेडिशन लॉ को, तो लोगों में शुरू हो गया और सबसे ज्यादा संख्या तो राष्ट्रवादियों के खेमे से थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें खत्म करने के बाद कुछ बाकी किया नहीं गया है, बल्कि राजद्रोह का वो सेक्शन जरूर हटाया है, लेकिन अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को लेकर चुनौती देने वाले जैसे कोई अपराध को बाकायदे इनकॉर्पोरेट किया गया है और मजबूत किया गया है। अच्छा, इसी के साथ एक जैसे चीज और भी है जैसे टुकड़े टुकड़े में। जैसे जैसे हम्म शर्जील इमाम की जो भाषण था जिसमें चिकन नेक को काटने की बात कही गई थी, हम्म अब वो सेडिशन लॉ में नहीं आएगा, बल्कि वो प्रॉपर देश के अगेंस्ट काम करने में विद्रोह में आएगा। बिल्कुल यानी बेटा अब तुम्हें बेल तो चांस ही नहीं है इसके बाद। इस बिल्कुल लॉ ठीक के बात। बाद बेल का तो कोई चांस ही नहीं है। यानी अगर मैं एक नेता हूं, आप मुझे खूब गालियां दो, आपका स्वागत है। आप चाहे मोदी जी को गालियां दीजिए, राहुल गांधी को गालियां दीजिए, आप जितनी मर्जी चाहे दीजिए, लेकिन देश के अगेंस्ट बोलोगे ना, तो कसम से उंगली तोड़ के ना मुंह में घुसा देंगे। ये वो लॉ हम्म है। बिल्कुल। और एक चीज और देखिए, ये जो नए बिल आए हैं इसमें अगर आप ऑर्डर की बात करें, ये बड़ा इससे बहुत सारी चीजें और पता चल रही हैं और ये अंदाजा लग रहा है कि दरअसल नीयत क्या है और प्राथमिकता क्या है इन नए कानूनों को लाने के पीछे। आप देखें तो खजाने की लूट, सरकारी अधिकारियों पर हमला, राजद्रोह जैसे मामलों को मर्डर और रेप के अपराधों से भी ऊपर रखा गया है। तो एक तरफ जहां ये संशय आई कि नहीं साहब ये तो राजद्रोह खत्म कर दिया, ये देखिए मोदी ने क्या कर दिया है, मोदी ने क्या कर दिया, लेकिन आप देखें तो उसके साथ महिलाओं और बच्चों की सब को लेकर अलग से फोकस्ड है। एक बात, अब मैं अगर आखिरी चरण में आपसे आपने बात करूं जो कि आपने जो मुझे अविनाश, जो आपने बात बोली उस पे मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। हम्म मैं आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग सेडिशन लॉ की बात हटने से उछल कूद मचाना शुरू कर दिया था, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसे लोगों को पढ़ना लिखना और इनको सुनना बंद कर दीजिए। क्योंकि इनके सारे यूट्यूब और ट्वीट्स हो गए या जो आपके फेसबुक पोस्ट हो गई कि केवल हेडलाइन पे होती हैं। बिल्कुल ठीक है। उसका पूरा अध्ययन कोई नहीं करता। इनके किसी के पास अध्ययन का टाइम नहीं है भाई। रोज शाम को वीडियो बना के अपलोड करना है, 50-60 हजार व्यूज लेने हैं, पैसा लेना है यूट्यूब से और बल्ले बल्ले। तो कृपया करके ऐसे लोगों को सुनना और पढ़ना बंद कर दीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, ये राष्ट्र के लिए भी अच्छा है और ये हम सब के लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। उसी के साथ आप देखिए ना, नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के बारे में बहुत सख्त सजा है। और उसी के साथ एक जो सबसे कमी देखी जाती थी अभी तक कि साहब केस चल रहा है, केस चल रहा है और किसी तरह दबाव डाल के और एक दूसरे से समझौता हो गया और सजा माफी हो गई, या कोई सरकार आ गई और उसने अपने पॉलिटिकल उसके सेलेक्टिवनेस के चलते किसी की सजा में परिवर्तन कर दिया, सजा माफी हो गई। उसको लेके बिल्कुल बड़ा स्ट्रांग इसमें है। एक तो चीज और है एक चीज। इसमें, हम्म एक चीज और है कि यहाँ पर एक जगह मैंने पढ़ा कि इसको 3 साल का एक टाइम पीरियड है जिसमें केस डिसाइड होना चाहिए। अब मैं अगर वहीं आ रहा था। अगर अगर मैं तीन साल
मैं वहीं आ रहा था, और मैं अपना सवाल शामिल कर लूं, क्योंकि टॉपिक जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो तो आपने ऑलरेडी पकड़ लिया। मैं यही कह रहा था कि इस पूरे बदलाव के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें दिखी है कि पुलिस को चार्जशीट कितने दिन में सबमिट कर देनी है, इसका एक टाइम फ्रेम, सुन कब लेना है उसका टाइम फ्रेम, केस का निपटारा यानी फैसला कितने दिन में सुना दिया जाना है उसका टाइम फ्रेम। तो ये एक मेरे ख्याल से इतनी बड़ी ये चीज है अपने आप में कि ये पूरे तरीके से जुडिशियल सिस्टम को बदलने के रास्ते पे डाल देगी, ऐसा लगता है ना आपको? मैंने आपको जो बात अभी बोली कि पहले आप लॉ लाएंगे, क्योंकि पुलिस लॉ के लिए लॉ के साथ काम करती है, लॉ पुलिस के हिसाब से काम नहीं करता है। तो जब आप लॉ लाए, अब पुलिस पे प्रेशर है कि एक टाइम पे चार्जशीट आपको फाइल करनी है, चार्जशीट से पहले इन्वेस्टिगेशन होना है, यानी आपके पास अब सही इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर भी है। अब आप डेट पे डेट नहीं लिखते, ऊपर जजमेंट और हियरिंग आपकी एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है। यानी जिन हमारे वकील मित्र जो हैं, जिनके लिए छोटे इंसान का केस, एक गरीब मामूली इंसान का केस, उनके लिए पेंशन फंड होता था कि भाई तारीख पे तारीख ले लो, हर तारीख पे 500 रुपए ले लो और तारीख पे तारीख डालते चले जाओ। 20 साल की तो इनकम फिक्स हो गई ना हर महीने की। उनके ऊपर नकेल कसनी शुरू होगी, बिल्कुल क्योंकि ठीक। आप जो मुझे मैंने जैसे पहले कहा, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई कोर्ट नहीं जाता हूं, मैं कभी कोर्ट गया भी नहीं हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज, जो मेरे वकील मित्र हैं जिन्होंने मेरे को, और बहुत सीनियर, मैं अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों के साथ की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कहा जज कभी डेट देने के फेवर में नहीं होता है, जज चाहता है कि केस जल्दी से निपटे। डेट की रिक्वेस्ट आती है वकील से। कोई केस प्रिपेयर नहीं हो रहा है या मल्टीपल केसेस ले रखे हैं, एक ही टाइम पड़ गया है तो बाकी जगह डेट ले ली, कभी कोई फंक्शन है उसके लिए गायब हो गए, तो ये डिले जज की तरफ से नहीं होती है। होती होगी 10%, मैं कह रहा हूं 10-20% जज की तरफ से डिले हो जाए, लेकिन 80% डिले तो लॉयर की तरफ से होती है। तो इन सारी चीजों पे, यानी विद इन 3 years अब आपका जजमेंट हाथ में आएगा। आपको पता है आपको कितनी रगड़ाई होनी है, आपको पता है कॉस्ट ऑफ लॉ क्या आपको झेलनी पड़ेगी, जो भी है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है सिस्टम में। पहले ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ओपेक मॉडल था, ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं थी। बिल्कुल। और एक चीज और इसमें जो नहीं दिखाई दे रही है कि पहली बार आजाद भारत के इतिहास में कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पर लाया जा रहा है। इस नए कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं, एक स्वस्थ समाज विकसित होने के मामले में? ये बहुत अच्छी बात है कि कम्युनिटी सर्विस को एक सजा के रूप में, क्योंकि सजा का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी को जेल में डालना। सजा का अर्थ होता है उस व्यक्ति के बुरे विचारों को सुधारना। आप कोई छोटे मोटे जो पेटी क्राइम्स हैं, अब आप जेल में डालते हो, एक कॉस्ट है जो कॉस्ट टैक्स पेयर देता है। तो रादर देन आप उस व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस में लगा सकते हो, चाहे वृद्ध आश्रम, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, बच्चे ने, जेवलिन है या स्कूल का कॉलेज का व्यक्ति है, किसी महिला के छेड़छाड़ में सजा होती है, तो उसको आपको कम्युनिटी सर्विस दी है कि आपको मंदिर में सफाई करनी है या जो अनाथ आश्रम है वहां पर आपको अगले 6 महीने झाड़ू पोछा लगाना है या खाना बनाना है। तो ना केवल आप उसका जो लेबर पोटेंशियल है उसको यूज करोगे, बल्कि उसको एहसास दिलाओगे काम करके कि उसने गलती करी है, जो सुधार है। जेल में डाल के सब लोग नहीं सुधरते। जेल हमेशा हीनियस क्राइम के लिए होनी चाहिए, ना कि प्रिटी क्राइम के लिए। अच्छा, भाई एक जो ये आप उसी जानवर को तो पिंजड़े में रखते हो जो खूंखार हो, जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है।
एक और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, एक जो नया प्रोविजन इस नए कानूनों में है, जिसमें समरी ट्रायल की बात की गई है कि ऐसे अपराध जिसमें 3 साल 2 साल की सजाएं हैं, उनको समरी ट्रायल उसका हो और हर लेवल पे हो। अब इसमें क्या है कि जो डेटा निकल के आ रहा है प्राइमरी, कि अगर ये समरी ट्रायल जब से लागू हो जाएगा, तब से एक अचानक 40% मुकदमों में कमी हो जाएगी, जो कि अभी अदालतों के पास दिखाई देते हैं, जो कि इन लाखों लाख मुकदमों में शामिल है। गौरव जी, अब अगर मैं इस पूरे विषय को, आपने बड़े इतने जटिल विषय को, और कानून का मैं भी कोई ज्ञाता नहीं हूं, आपने खुद भी अपने बारे में भी बताया, लेकिन ये कानून होते तो हमारे लिए हैं, होते तो समाज के लिए हैं, इसलिए उसको समाज की भाषा में, समाज की समझ के हिसाब से समझना, ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। इसलिए हमने इस पर किसी गेस्ट के तौर पर किसी वकील या किसी जानकार व्यक्ति की जगह एक समाज के नब्ज को पकड़ने वाले व्यक्ति को बुलाया, यानी आपसे बात कर रहे हैं। अब अगर मैं चलते चलते ये कहूं कि कानून बदले जा रहे हैं, पुलिस पर भी ये दबाव अब आएगा, और अब दबाव क्यों कहें, बल्कि एक पॉजिटिव अगर टर्म इस्तेमाल करें तो उनके अंदर भी सक्रियता आएगी कि नहीं, चलो अब सब कुछ बेहतर हो रहा है। तो क्या ये जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिसिंग और राजनीतिक सत्ता, इन सभी का एक सामूहिक सकारात्मक गठबंधन नहीं है, जो कि इस सुधार की तरफ चल रहा है या चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब देखिए तब अदालतों को लोग गाली देना शुरू कर देते हैं, पुलिस को कभी, पुलिस के बारे में तो कोई पॉजिटिव टिप्पणी सुनाई नहीं देती दूर दूर तक। तो क्या ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी, पुलिसिंग, ब्यूरोक्रेसी और हमारी विधायिका यानी हमारा राजनीतिक नेतृत्व, ये सब मिलके एक नोबल कॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ से एक अच्छे समाज का गठन होगा, समाज का उत्थान होगा। जुडिशरी पे गाली देना एक फैशन हो गया है हमारे सोशल मीडिया में कहें, और जिन्होंने कानून की कभी जिंदगी में किताब नहीं खोली होगी, भारत में ऐसे लोग जिनके सैकड़ों फॉलोअर हैं, वो चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रोज सुबह शाम ज्ञान देते हैं कि जजमेंट कैसे करना चाहिए। धाराओं की बात तो छोड़ दीजिए, कोर्ट का जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग जो होती है, केस रजिस्टर करना, केस की हियरिंग पे लाना, केस को डिस्पोज करना, जजमेंट लिखना, ये सारी चीजें, इनको यही प्रोसेस नहीं पता है। तो ये सारा जो शुरुआत है, ये एक अच्छे, और ये एक बहुत वृक्ष बनेगा आने वाले समय में, जो भारत के सभी नागरिकों को एक सुखद छाया देगा, एक सुखद पॉजिटिव आउटलुक देगा टूवर्ड जुडिशरी, टूवर्ड लॉ इन्फोर्समेंट। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। बिल्कुल ठीक बात है, जब कुछ नया होगा और समाज के लिए अच्छा होगा तो कुछ लोगों को तकलीफ होना लाजमी है, और तकलीफ होनी भी चाहिए। अगर हो रही है तो ये उनका प्रारब्ध है। गौरव जी, आपने इतने जटिल विषय पे हमारे दर्शकों को एक बड़ी आसान सी और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये बात रखी। आपको धन्यवाद देने से पहले मैं ये भी उम्मीद जता दूं, और जैसा आपने कहा भी कि एक सकारात्मक बदलाव है, जो कि एक दीर्घकालिक बदलाव है, जो देश बदलेगा, और देश ही नहीं बल्कि हमारा समाज भी बदलेगा, हमें भी बदलेगा। गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रारंभ की तरफ से। और इसी के साथ दर्शकों, जी इसी के साथ दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही। लेते हैं आपसे विदा। गौरव जी को बहुत जल्द किसी अन्य विषय पर आप हमसे बातचीत देख पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जय राम।